relation between current density J and electric field E. क्लियर है क्या बात? इलेक्ट्रिक फील्ड E. चलो भाई, कैसे करेंगे? we have relation between current I and drift velocity Vd. क्या रिलेशन है बेटा? I और Vd में कोई रिलेशन बता सकते हो? क्या रिलेशन है हमारे पास? I is equal to NEA Vd, current is equal to NEA Vd. Vd is the drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं डिवाइड बोथ साइड, वी कैन राइट डाउन आई, अगर जो मैं ए से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो देखो NEA VD अपॉन ए से ए कट जाएगा, और I अपॉन ए करंट अपॉन एम्पियर एरिया इज इक्वल टू J इज इक्वल टू NEVD। कैसे लिखेंगे? सिंस J इज इक्वल टू I अपॉन ए। ये J क्या होता है? J इज द करंट डेंसिटी, J इज द करंट डेंसिटी। क्लियर है क्या बात? J इज इक्वल टू I अपॉन ए। J is the current density। बोलो। हाँ भाई देखो, VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई होता है। VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, एंड म्यू क्या होता है? ई टाउ अपॉन एम। ई टाउ अपॉन एम देख लो, बहुत सारे रिलेशन हैं। तो J इज इक्वल टू NEVD, VD की जगह म्यू इंटू ई रखेंगे, और जो म्यू है उसकी जगह क्या रखेंगे? ई टाउ अपॉन एम इंटू ई लिखेंगे, तो यह आ जाएगी NE स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई इज इक्वल टू J। ध्यान से देखो, अपनी कॉपी खोल के देखना, हमने एक रिलेशन
बिटवीन VD इज इक्वल टू म्यू ई निकाला था, VD इज इक्वल टू म्यू ई निकाला था। दूसरा, जहां पर म्यू हमने क्या लिखा था, ई टाउ अपॉन एम लिखा था, है ना, तो उसी चीज को यूज कराएं। और करंट डेंसिटी की डेफिनेशन आई अपॉन ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार कॉपी कर लो, है ना, रफ है ये तो, एक बार इसे कॉपी कर लो, मैं इसे समझाता हूं फिर से। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। हो गया भाई? सुगन, तरीशी, यस सर। कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे? यस सर। हाँ रिमझिम, देखो आप तो कई दिनों बाद आए हो बेटा, आपको तो शायद समझ में आएगा नहीं, है ना, लेकिन फिर भी देखना। देखो ये हमने कल रिलेशन ड्राइव किया था एक, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए इज द एरिया, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने इसमें क्या करा, दोनों साइड, है ना, आप लिख सकते हो यहां पे, डिवाइड बोथ साइड बाय ए। दोनों तरफ क्या कर लिया हमने, ए से डिवाइड कर लिया। तो ये तो आई अपॉन ए हो गया, और यहां ए से ए कट जाएगा, तो इधर एन ई ए वी डी बचेगा, और ये आई अपॉन ए क्या होता है बेटा, आई अपॉन ए करंट डेंसिटी, आई अपॉन ए, तो ये तो जे हो गया एन ई ए वी डी। अब अपनी पीछे से कॉपी देखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू लिखाई थी हमने, वीडी का रिलेशन ई के साथ, वीडी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई लिखाया था, बिल्कुल सही बात है। देख लो वीडी इज इक्वल टू म्यू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हमने ड्राइव की थी, देख सकते हो आप, है ना, और म्यू क्या था वहां पर, म्यू था ई टाउ अपॉन एम, ऐसे लिख रखिए ना, म्यू था ई टाउ अपॉन एम। बोर्ड पे देखो, तो वीडी को हम क्या लिख देंगे, म्यू ई, साथ में म्यू की वैल्यू क्या रख दी हमने, ई टाउ अपॉन एम, तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम इनटू ई। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो, इधर लिखना, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं सिग्मा, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, क्या बोलते हैं इसे, सिग्मा। ये क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई हो जाएगा, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी, सिग्मा को। इन वेक्टर फॉर्म रिलेशन क्या हो जाएगा, जे जो है करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, J is equal to sigma E. This is the relation between current density and electric field. What is sigma?
सिग्मा इज द एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम एंड दिस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ भाई, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। नोट क्या कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब सिग्मा, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करती है बेटा ये? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड on increasing temperature, conductivity decrease, conductivity decreases, conductivity decreases। हाँ, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे T फॉर टेम्परेचर, कंडक्टिविटी घट जाती है, ये याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? व्हाट इज रेजिस्टिविटी, है ना? क्वेश्चन में लिख लो, क्या आंसर आएगा इसका? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है ना? मैं लिख देता हूं यहां, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी is known as resistivity। That is rho is, it is represented by rho, it is represented by rho, that is rho is equal to 1 upon sigma। ये क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी कहलाती है। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल ही रेजिस्टिविटी कहलाती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अगर जो हम टेम्परेचर बढ़ाएं, इफ, एक पॉइंट लिख देते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, देन कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। सिग्मा क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। मैंने लिखा है ना अभी, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है, तो एंड
रेजिस्टिविटी का क्या होगा बता सकते हो बेटा? रेजिस्टिविटी रो सर इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। ऐसा होता है जैसे मान लिया ये कंडक्टिंग वायर है और इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर से करंट जाने की एबिलिटी। कॉपी करो, कॉपी करो। हाँ भाई, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते। अब देखो, अब लिखो ओम्स लॉ। हेडिंग डालो ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। है ना? मैं लिखता हूं इसमें, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं। लिखो, इट स्टेट दैट, ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट passing through conductor is directly proportional to potential difference। पहले लिख लो, मैं समझा देता हूं। applied across the terminal of conductor such that, and while temperature, pressure and other condition remains constant। लिख लो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current passing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the terminal of conductor while temperature, pressure and other condition remains constant। हाँ भाई,
आपको इसमें बता देता हूं किस तरीके से आपको इसमें समझना है। ये इसमें बोला है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस, किसी कंडक्टर से गुजरने वाली करंट उस पर पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे कि मान लेते हैं कंडक्टर है और यहां पे हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा दिया V, तो इसमें जो करंट जाएगी, दिस करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये 0, ये V, तो ये कितना हो गया V और ये हो गया 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? करंट is directly proportional to potential difference। बोलो, यानी कि I is directly proportional to V, या हम ऐसे भी कह सकते हैं V is proportional to I। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और यदि हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे बोलते हैं R। And what is R? R is a constant. R is constant, and it is known as resistance of the conductor. Resistance of the conductor. V is equal to I। ये ऐसे लिखेंगे V is equal to I, implies that V is equal to Ri और V is equal to IR, ऐसे लिख देना। ये होता है ओम्स लॉ, V is equal to IR। वेरी गुड। तो ये जो रेजिस्टेंस है R, ये कांस्टेंट होता है और ये रेजिस्टेंस कहलाता है। साथ में रेजिस्टेंस जो है लिख लेना, रेजिस्टेंस R is scalar quantity, it is scalar quantity, its SI unit is ओम। क्या होती है बेटा इसकी SI यूनिट? ओम। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम को? ऐसे। ठीक है। दूसरी बात, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल V एंड V वर्सेस I। ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I, ऐसे लिख लो, वर्सेस मत लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I, इनके बीच में अब हमें ग्राफ बनाना है। कॉपी करो। हाँ भाई, ग्राफ बना सकते हो क्या V और IR में? V इज इक्वल टू IR,
देखो जब करंट जीरो है, यानी इसके अंदर करंट जीरो है, तो पोटेंशियल भी कितना होगा? जीरो। जैसे करंट I1 होगी तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1। करंट I2 होगी तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V2। बोलो। और इसी तरीके से ये ग्राफ बनेगा, है ना? V=IR का ग्राफ है ये। बोर्ड पे देखो, ये जो थीटा होगा, थीटा 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 इज द एंगल बिटवीन दिस ग्राफ एंड I एक्सिस एंड द स्लोप, ऐसे लिखेंगे, ग्राफ between V and I is straight line passing straight line होगी बेटा ये, it would be straight line passing through origin V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोर्ड पे देखो, रफ में लिख लेना आप, रफ में साइड में लिख लेना, y=mx होता है ना ये, तो बताना ये किसकी इक्वेशन होती है बेटा? y=mx। कोई बता सकता है व्हाट इज y=mx? It is equation of straight line. It is equation of straight line passing Yes, through origin। रफ में लिख लेना, कैसे? ऐसे। और ये होता है थीटा। और व्हाट इज थीटा? व्हाट इज m? m is equal to tan theta and it is nothing but slope of line। इसे रफ में लिखना है अपने को समझने के लिए, सही है? स्लोप ऑफ लाइन। सर हमें एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? हाँ, अगर जो वो पूछेगा ड्राइव द ओम्स, सॉरी व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में डेफिनेशन लिख देंगे, बहुत तेजी से लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी और यूनिट तो सबकी लिखनी पड़ती है देखो रेजिस्टेंस के लिए। और ग्राफ में भी मतलब ये लाइन नहीं लिखेंगे, तुरंत ग्राफ खींच देंगे, ग्राफ खींच करके बस इट इज ए स्ट्रेट लाइन। मैं तो मैक्सिमम लिखा देता हूं जितना पॉसिबल है ना? ग्राफ दिखाओगे तो अच्छा इंपैक्ट जाएगा, और ग्राफ दिखाओगे नहीं, दिखाना है तो दिखाना है। ओम्स लॉ में V=IR में तभी तो पता लगेगा कि जो R इसका tan थीटा है, स्लोप, ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट्स स्लोप m tan थीटा जो होगा m R होगा। देखो यहां पे ये कैसा है, y=mx, y की जगह क्या है यहाँ v, और I की जगह क्या है यहाँ x, तो y=mx, तो ये तो y हो गया, ये x हो गया, तो r क्या हुआ? व्हाट इज r? r इज द स्लोप। क्लियर है क्या बात? ये हटा देना। रिमझिम समझ में आ रहा है बेटा? कुछ थोड़ा बहुत नहीं? साउंड नहीं आ रही बेटा आपकी? वाले पे बिछा रखे ना कमाना ये करना है।
हाँ भाई, हो गया कॉपी? यस सर। चलो, ये हो गया ओम्स लॉ। तो जैसे ओम्स लॉ आएगा 2 नंबर में आएगा कम से कम। क्या? व्हाट इज ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इन ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across the terminal on it, while temperature, pressure and other condition remains constant. ये है ओम्स लॉ की डेफिनेशन। ग्राफ बनाना है और लिखना है बस, तो रफ में है। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। लिख लो, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। पहले तो डेफिनेशन आ सकती है, 2 नंबर में डेरिवेशन भी आ सकता है। डेरिवेशन कैसे करें? डेरिवेशन ऑफ ओम्स। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो, मान लिया हमारे पास ये कंडक्टर है और इसकी लेंथ कितनी है? L, एरिया कितना है? A, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया कितना? V, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? लिख लेते हैं, लेट ए कंडक्टर हैज लेंथ L, एरिया A and potential difference V is applied on it, V is applied across it, and electric field E is produced। सुन लो दोबारा से। माना इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई कितनी हो गई बेटा? E हो गई। ये लिख दिया हमने। सही है? अब देखो, यस। हाँ, therefore current density in it J is equal to कितना आएगा? सिग्मा E। J is equal to सिग्मा E, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी I अपॉन A ये होती है सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to V अपॉन L। लिख देना, since J is equal to I upon A and electric field is equal to potential difference divided by length। E बराबर क्या होता है? V by L। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V by L, ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था जो। तो अब यहां देखो, तो मैं इसे इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, I इंटू L अपॉन A इंटू सिग्मा इंटू V। बताओ, सिग्मा इधर, L उधर, बोलो।
हाँ भाई, सर डन। तो अब देखो यहाँ पे सिग्मा इधर एल उधर, तो v इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा इंटू ए इंटू आई ऐसे लिख सकता हूं, है ना। v इज इक्वल टू आई इंटू एल अपॉन सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूं ऐसे, बोलो। तो v इज इक्वल टू आई आर, ये बुट देखो, सिग्मा क्या होता है 1 अपॉन रो, क्या होता है रो 1 अपॉन सिग्मा, तो मैं इसे v इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा है ना ये, तो l अपॉन ए तो एज इट इज आ जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा को रो लिख लूंगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये 1 अपॉन सिग्मा था ना बेटा, ये 1 अपॉन सिग्मा l अपॉन ए, तो 1 अपॉन सिग्मा को क्या लिख लिया रो l अपॉन ए, और यही क्वांटिटी क्या है v इज इक्वल टू आई आर, वेयर r इज रो l अपॉन, है ना, r इज रेजिस्टेंस, r इज रेजिस्टेंस, यही है। हाँ सचिन लिखो, हाँ सचिन लिखो, हाँ मैं कुछ ही बोलूंगा, हाँ बोलो। ऐसा नहीं है, हाँ भाई, R इज द रेजिस्टेंस रो एल अपॉन, क्लियर है क्या बात? डन सर। हाँ। यस सर। वेरी, ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है ना। लेकिन आपने मेरे को होमवर्क करके नहीं दिखाया, होमवर्क करना है बेटा, ये चैप्टर के डेरिवेशन क्वेश्चंस भी करेंगे हम अभी, तो आपने करे नहीं है तो आप मैं होमवर्क दे देता हूं, है ना। एक तो इससे पहले क्या कराया था हमने, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लिख करके, वो था स्टेटमेंट, जो इससे पहले कराया था वो क्या था, स्टेटमेंट यानी डेफिनेशन, और ये क्या है डेरिवेशन। तो दोनों आपको ओम्स लॉ का स्टेटमेंट प्लस डेरिवेशन कर करे मेरे को आज में सुबह तक सेंड कर देना, ठीक है। और जैसे सोनी है तो उसकी ये वो इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया तो मैं उसे रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा। दूसरा रिमझिम, ओके सर। बेटा आपने भी क्लास अटेंड नहीं की है तो पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, तभी समझ में आ पाएगा, नहीं तो समझ में कैसे आएगा, है ना। ठीक है, चलो और केमिस्ट्री चलो स्टार्ट करते हैं अपन। एक बार रुक जाओ, थोड़ा इसे और सेट करना पड़ेगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था भाई, मेरे को डेफिनेशन बता सकता है कोई ओम्स लॉ की? ओम्स लॉ सुगंध बताएगी बेटा, पढ़ के बताओ या याद करके बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ? सुगंध, तरीशी बताओ बेटा। Sir, according to Ohm's law, current passing through a conductor is directly proportional to potential difference वेरी गुड, and applied across the terminal of a conductor, And- while temperature, pressure and other conditions remain constant. कांस्टेंट, ये था, और इसका डेरिवेशन कर लिया था। फिर हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में, है ना, व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस बता दिया था क्या मैंने, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है ना। रेजिस्टेंस ऐसे लिख लो, रेजिस्टेंस मान लेते हैं, लिखो ऐसे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बताओ बेटा। दिस इज द लेंथ L, और ये क्या है बेटा एरिया A, और व्हाट इज रो, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो
हमने क्या बताया था, व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर. व्हाट इज ए? इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. हाँ, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, बिल्कुल सही बात है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. क्लियर है बात? व्हाट इज रो? बता सकते हैं रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी, वेरी गुड. रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. मटेरियल या कंडक्टर भी कह सकते हो आप. तो देन रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ऐसे होता है. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. दिस इज द रेजिस्टेंस. This is the resistance. ठीक है भाई. यस सर. देखो तो क्वेश्चन आएगा ये कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर निर्भर करता है ना. तो लिख दो यहां पे factor affecting resistance. Factor affecting resistance. Factor affecting resistance. Resistance किन किन बातों पर निर्भर करता है. सही है. बोर्ड पे देखो किन किन बातों पे निर्भर करता है बेटा रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया. कॉपी कर लो पहले एक बार, फिर मेरे को बता दें. Factor affecting resistance. यस सर. ठीक है, तो बता सकते हो. लिखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट length of conductor, length of conductor. Second, area of conductor. Third, nature of conductor. Nature of कंडक्टर. नेचर ऑफ नेचर मतलब किस टाइप का कंडक्टर है. एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है. नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जिस मटेरियल से वो बना यानी कि रेजिस्टिविटी है ना. एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, किस किस पे, हाँ किस किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। आगे क्या बात समझे, दूसरी बात है ना, ये लिखेंगे जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, बता सकते हो? कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सिग्मा। सिग्मा से, वेरी गुड। कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी क्या होती है? सिग्मा n e स्क्वायर टाउ अपॉन n। क्या मैंने सही लिखा है फॉर्मूला कंडक्टिविटी का? है ना? व्हाट इज टाउ? व्हाट इज टाउ? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है ना, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? सर टाउ। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? पूर्वी, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? सर टाउ। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम। बोलो, दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम। कैसा एवरेज टाइम? बोर्ड पे देखो, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये चल रहा है, फिर यहां पे टकराता है, तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच का जो टाइम होता है उसे रिलैक्सेशन टाइम टाउ बोलते हैं। आगे बात समझ में, ये टाउ, दो कोलिजन के बीच टाइम। दो कोलिजन के बीच टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो मेरे को आप ये बताओ, अगर जो इनके बीच की, दो टक्कर के बीच की डिस्टेंस L है, ऐसे करते, ये बताओ, अगर जो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, बोर्ड पे देखो, इफ temperature of conductor is increased, यदि हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो थर्मल स्पीड है, थर्मल स्पीड, जैसे यहां पे टकराएगा, थर्मल स्पीड ऐसे लिखेंगे, इंक्रीज, then thermal speed, thermal velocity लिख लो, will also, बताओ, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो थर्मल स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी? सर कम होगी। बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है और तेजी से गति करने लगते हैं। थर्मल स्पीड का मतलब यही है कि टेम्परेचर के कारण वेलोसिटी जो आती है दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। आगे बात समझ में? हाँ, यस सर।
जो टेम्परेचर के कारण स्पीड आती है उसे ही क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, जिससे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, है ना। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो थर्मल वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज, जल्दी से तेजी से भागने लगेगा। बोर्ड पे देखो, अगर जो थर्मल स्पीड बढ़ा दी इन दोनों टक्करों के बीच, लेंथ तो एल ही है, ये कितनी थी एल, अभी भी एल है, पहले टाइम टाउ लग रहा था, बताओ पहले टाइम टाउ लग रहा था, तो अब पहले से कम टाइम लगेगा टक्कर में या ज्यादा टाइम लगेगा, बताओ। सर थर्मल वेलोसिटी बढ़ाने के बाद हाँ तो सर टाइम कम होगा। टाइम कम होगा। पूर्वी आप बताओ बेटा। कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तरीशी, अरे जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लेगा ना। जैसे आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो और आपने स्पीड बढ़ा दी, कैसे बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ा दो, कैसे बढ़ा दो, गर्मी बढ़ा दो। जब गर्मी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी होता है ना काम, तेजी से स्कूल, ऐसे थोड़ा ना आराम आराम से जा रहे हो। जब गर्मी बढ़ जाएगी, मेटल की टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो ये भी क्या, इनकी स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए तो इन्हें थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। तो दो कोलिजन के बीच कम टाइम लगता है। थर्मल वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज, देयरफॉर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगी, जल्दी जल्दी होने लगेंगी। रफ में लिख लेना इसे। ओके सर। कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगी तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण relaxation time will decrease. Yes sir. हाँ, जब रिलैक्सेशन टाइम, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, एज टेम्परेचर इंक्रीज थर्मल स्पीड इंक्रीज एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। देयरफॉर जो कंडक्टिविटी है, देयरफॉर कंडक्टिविटी, बताओ बेटा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, कंडक्टिविटी का क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। वो भी डिक्रीज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर का ही क्वेश्चन बनता है इस पे। वो तो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी सर डिक्रीज हो, बस। टेम्परेचर बढ़ाने पर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। कैसे कैसे डिक्रीज होगी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बताओ भाई, कॉपी कर लिया बेटा?
Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो, अगर जो हम कंडक्टिविटी की बात कर लें, अगर जो हम बात करें रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है 1/सिग्मा होती है। तो देखो, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, sigma will decrease, therefore rho will क्या होगी बेटा? सिग्मा कम हो जाएगी तो रो का, हाँ, रो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रो विल इंक्रीज, है ना? therefore रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन ए। इसका मतलब क्या है? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन रेजिस्टेंस, बताना बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बताओ। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीज। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीज। कॉपी करो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। हाँ, एक बार रुको, मैं इसे समझाता हूं। कॉपी कर लो पहले। कॉपी कर लो, बता देना जब कॉपी कर लो। देखो भाई, कॉपी कर लिया? Yes, sir. मुझे बताओ कि यदि Yes, sir. यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है, तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, तो सिग्मा क्या होती है? सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा। Decrease. सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी आर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा। Yes, sir. If temperature is increased, then resistance of conductor will also increase. Okay, sir. Yes, sir. Okay. हाँ, तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है। आगे क्या बात समझे? द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना? तो हेडिंग डाल लो ऐसे, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लिखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी।
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। है ना, बोर्ड पे देखो, कैसे एज्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टिविटी इज रो नॉट। एज्यूम at 0 degree Celsius the resistivity is rho naught। and at temperature T डिग्री सेल्सियस, 0 पे तो रो नोड है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एंड एट टेम्परेचर इट इज रो टी लिख देते, रेजिस्टिविटी इज रो टी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। समझ में आई बात? ठीक है। As the temperature is increased, resistivity will increase linearly। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। एंड एट टेम्परेचर T इट इज गिवन बाय कैसे, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। रो नॉट 1 प्लस अल्फा। सर थोड़ा ब्लर है। एक मिनट, क्या हो गया बेटा, ब्लर आ रहा है? यस सर, थोड़ा सा। पूर्वी, ब्लर तो नहीं आना चाहिए बेटा। थोड़ा सा तो ब्लर है। अच्छा, थोड़ा ब्लर है, ऐसे कैसे ब्लर? यस सर, थोड़ा सा। एक मिनट रुको, ब्लर तो नहीं होना चाहिए यार, ऐसे कैसे ब्लर होगा? देखा बेटा, अभी सही है कुछ? सर पहले जैसा ही है। अच्छा, ब्लर कैसे होगा? ब्लर तो नहीं होना चाहिए। साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? नो सर। तो एक मिनट, तरीशी यस सर। बेटा कैसे साफ दिखाई दे रहा है? नहीं, नो सर। रुको, तो मैं अभी इसे एंड करके दोबारा से करता हूँ, आप ज्वाइन करो 2 मिनट में, है ना? ब्लर कैसे होगा? अभी पहले से क्लियर है। हाँ ठीक है, मतलब पूरा क्लियर नहीं है क्या? नो सर, बट पहले से क्लियर है, समझ में। अच्छा, चलो हो सकता है।
Yes, sir, clear है. हाँ क्लियर है ना? ऋषि चलिए Yes, sir. चलो, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या बात? ये है। तो बोर्ड पे देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा रो नॉट इंटू टी, है ना? ऐसे इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस रो नॉट इंटू डेल्टा टी, रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू एल्फा रो नॉट डेल्टा टी, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, और इसे डेल्टा रो अपॉन रो लिख देंगे, अल्फा इंटू डेल्टा टी लिख देंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो इंटू डेल्टा टी। एक बार इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको इसे समझाता हूं ये है क्या। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? बच्चों कॉपी कर लिया बेटा? क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं? Yes, sir. हाँ Yes, sir. I look for Dolly. चलो, Sir, done. हाँ व्हाट इज अल्फा? देखो ऐसे लिखा है, डेल्टा रो अपॉन रो इनटू डेल्टा टी। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ resistivity, coefficient of resistivity. Alpha is the coefficient of resistivity. डेल्टा रो क्या है? चेंज इन रेजिस्टिविटी, और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा रो चेंज इन resistivity. What is delta T? Change in temperature. Change in temperature.
देखो, है ना, जो रो है रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ अल्फा, दैट इज अल्फा इज यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये तो देखो इससे कट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन, इज केल्विन इनवर्स, मतलब 1 केल्विन और केल्विन इनवर्स। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए कोफिशिएंट, है ना, कांस्टेंट होता है, क्वांटिटी तो है ही नहीं है। यूनिट ऑफ अल्फा इज 1/k। फोर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। मेटल के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि फोर सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अल्फा इज नेगेटिव। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा बेटा, नेगेटिव। मेटल्स के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव। हाँ भाई, इसके आगे लिखो, फोर सम एलॉय क्या होती है बेटा, सम एलॉय मतलब मिश्र धातु, जो दो धातुओं से मिलकर के बनी होती है ना, दो मेटल से मिलकर के बनी होती है। जैसे स्टील है, स्टील एलॉय है ना, कॉपर और आयरन ऐसे करके मिलकर के बनी होती है। फोर सम एलॉय अल्फा इज नियरली 0। For example, alpha is 0 for मैग्नेनाइन, पहला मैग्नेनाइन, दूसरा कंस्टेंटन, है ना, इस तरीके से। अल्फा, ये इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वैसे तो अल्फा मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। दूसरा, कुछ मेटल ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ एलॉयज ऐसी होती हैं जिसके लिए अल्फा क्या होगा, 0 होगा। समझ में आई बात? जैसे कि मैग्नेनाइन और कंस्टेंटन। समझ में आई बात? देखो बोर्ड पे देखो, अगर जो अल्फा पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, लिखो मत, समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या। जैसे मेटल के लिए अल्फा यदि पॉजिटिव है, तो हम ऐसे लिखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रोटी भी क्या है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव है, कैसे, इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे है ना नेगेटिव। तो यदि आप डेल्टा टी बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो ये क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, रो नॉट माइनस रो नॉट इंटू अल्फा टी। यहां पे क्या आ रहा था, रोटी रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। अल्फा पॉजिटिव किसके लिए,
मेटल के लिए। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी रो नॉट तो थी पहले से, कुछ और जुड़ जाएगी तो बढ़ जाएगी रेजिस्टिविटी। तो मेटल की रेजिस्टिविटी पॉजिटिव है, इसलिए अल्फा पॉजिटिव है, इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव है, यानी कि रो नॉट में से कुछ चीज कम हो जाएगी। यदि डेल्टा टी पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टिविटी घट जाती है। लेकिन स्पेशल केस क्या है, मैग्नेटाइन और कंस्टेंटन, जिनके लिए अल्फा क्या होता है, जीरो। अल्फा यदि जीरो है तो रोटी क्या रहेगा, रो नॉट ही रहेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का इन सब्सटेंस पर रेजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर। इन मटेरियल के लिए टेम्परेचर आप बढ़ाओ या घटाओ, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो टेम्परेचर आ ही नहीं रहा एक्सप्रेशन में। ये बात समझ में आती है नहीं? पूर्वी Yes, sir. क्या है बताओ मेरे को, दोबारा से एक्सप्लेन करो तभी समझूंगा मैं। बताओ बेटा। सर अभी क्लियर नहीं है। अच्छा, कॉपी कर लो तो मैं बताता हूँ दोबारा से। हाँ, क्लियर नहीं है इसलिए तो मैंने पूछा आपसे। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। ओके, बोर्ड पे देखो, मैं इसे बता, यहां देखो। मान लिया रेजिस्टिविटी किसी मेटल की 100 है, सही है। ये क्या है, मेटल। ये क्या है, सेमीकंडक्टर, है ना। और ये क्या है, एलॉय। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, इसकी भी 100, इसकी भी 100, इसकी भी 100। अल्फा इसके लिए क्या है, मान लिया +2। इसके लिए अल्फा मान लिया -3। इसके लिए अल्फा कितना है, 0। तो यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टिविटी कितनी है, रो नॉट 100। इसकी रेजिस्टिविटी भी कितनी थी, 100। इसकी रेजिस्टिविटी भी कितनी थी, 100। अल्फा मैंने इसके लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। 0 किसके लिए होगा, मैग्नेटाइन के लिए और कंस्टेंटाइन। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है ना, बोर्ड पे देखो। यानी रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा की जगह क्या रखूंगा मैं, 2 रो नॉट डेल्टा टी। तो देखो जो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी आएगी रो नॉट में कुछ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये रेजिस्टिविटी क्या है, बढ़ जाएगी। लेकिन यदि मैं सेमीकंडक्टर को कंसीडर करूं तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा की जगह मैं कितना रख दूं, रो नॉट -3 नॉट अल्फा डेल्टा टी। बोलो तो क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें से ये क्वांटिटी कम नहीं हो रही, बोलो। यस सर। ये कितनी थी पहले, 100 में तो कुछ ऐड हो गया। ये क्वांटिटी कितनी थी, 100 में से तो कुछ घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव। तो इसकी रेजिस्टिविटी मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। जबकि सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, इसलिए घट जाती है। अब आ गई क्या बात समझ में, नहीं? यस सर। लेकिन इन एलॉय के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0। जब अल्फा 0 होगा तो अल्फा रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो ये तो 0 ही हो गया। तो आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, ये तो कितना ही रहेगा, 100 रहेगा। अल्फा इज 0 फॉर मैग्नेम एंड कंस्टेंटन, है ना। देयरफॉर यहां लिखेंगे, देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट
of temperature on these alloy। टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, तो यही मटेरियल रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। सो ऐसे लिखेंगे, since there is no effect of temperature on this alloy, therefore these metals are used to manufacture resistance। मैग्नेनाइन और कंस्टेंटन का यूज करते हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इन्हें यूज नहीं करते, इसे यूज करते हैं। इसे नहीं आई बात समझ में? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए पूर्वी। सर क्लियर है। हाँ। सर नीचे का दिख नहीं रहा थोड़ा सा। अच्छा, चलो क्लियर होना चाहिए बस। सर क्लियर है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करोगे आप, थोड़ा सा इसे ना अपनी स्कूल एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ोगे। मेटल्स के मैंने लिखा बहुत दिया सब कुछ, टेम्परेचर वगैरह का प्रभाव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया है। बोर्ड में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अपने को आता है तो इसलिए हमने बता भी दिया रेजिस्टिविटी के बारे में। ये सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अल्फा नेगेटिव, इसके लिए अल्फा पॉजिटिव, इसके लिए अल्फा जीरो। अल्फा जीरो, अब जैसे मान लीजिए मोबाइल है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है। यदि इसका टेम्परेचर बढ़ गया और रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा फिर तो काम करना बंद कर देगा। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कंस्टेंटन और मैग्नेनाइन के इसलिए बनाए जाते हैं कि उन पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे क्या बात समझ में? यस सर। चलो बाकी, Yes, sir. हाँ बाकी करेंगे।